हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में जहां हम लोग पाइथन के क्विज 1 के पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। पर्टिकुलरली हम लोग सारे क्वेश्चंस के अप्रोच को देखेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशंस पे जाएंगे और फाइनली बीच बीच में मैं एग्जाम टिप्स देता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी ये सारे डिटेल्स दिए थे, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो चीजें करने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग 3 अप्रोच मेनली फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहला हो सकता है कि हम लोग लाइन बाय लाइन जाएं और लॉजिक अप्लाई करें। कुछ क्वेश्चंस में ये काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में ये काम नहीं करेंगे। तो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करेंगे और मेनली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन उस क्वेश्चन पे करेंगे जिसमें वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को दिया रहेगा कि ये वैल्यू हम लोग दे रहे हैं इनपुट। और फाइनली जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है अपने एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स कोड को ये करने के लिए, तो एलिमिनेटिंग आंसर्स। कुछ कॉमन एरर्स ढूंढेंगे और उससे हम लोग एलिमिनेट करना शुरू करेंगे आंसर्स को। इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप सारे के सारे वीक्स के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया। अगर आप फिर भी कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो आप ऑलवेज मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट टॉप पे दे रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कोड स्निपेट क्या है ये दिया हुआ है यहाँ पे। और फॉर व्हाट वैल्यूज एज इनपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन द एबव कोड स्निपेट डज नॉट प्रोड्यूस एनी आउटपुट। मतलब जो भी है ये कोड रन करने के बाद ये ए प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, हम लोग देखेंगे कि क्या चीज अप्रोच है इसका और उसके बाद फिर हम लोग इसके सही आंसर्स को देखना शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे अगर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करवाना है तो यहाँ पे 2 केसेस बन सकते हैं। केस 1 में या तो एरर आ जाएगा और केस 2 में नॉट एरर आएगा। तो एरर केस कब हो सकता है? एरर केस तब हो सकता है जब हमारा x का वैल्यू जो है यहाँ पे ये 5 से छोटा हो, मतलब x लेस देन अगर 5 हो जाता है मेरा, मतलब कोई भी वैल्यू x का जो 5 से लेस रहे तो ये एरर थ्रो कर देगा। लेकिन केस 2 में क्या होगा? पहला केस में हमेशा x ग्रेटर देन 5 रहेगा, ये पक्का है। x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, इट डजंट मैटर। और जब ये वाला चीज हो जाएगा तो ये इफ कंडीशन था, तो नेक्स्ट लाइन में ये ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो हम लोग नेक्स्ट वाले में चेक करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या है? y ग्रेटर देन 15। अगर y ग्रेटर देन 15 है तो हम लोग a को प्रिंट करेंगे। तो अगेन y के लिए 2 केसेस बनते हैं। एक y इज इक्वल टू 15 होगा तो क्या होगा, और एक y ग्रेटर देन 15 है तो क्या होगा। तो y ग्रेटर देन 15 अगर है तो a प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है। लेकिन y इक्वल टू 15 है तो क्या होगा? 15 क्या 15 से बड़ा है? नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन उसके बाद इसका मतलब क्या है? चूंकि हमारा x जो है वो तो एरर थ्रो नहीं किया तो y भी एरर थ्रो नहीं करेगा। बस सिंपली यहाँ एल्स कंडीशन नहीं होने की वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे विदाउट एरर प्रिंट कर पाएंगे। इसको आप समझ गए होंगे। और अब अगर आप देखिए तो इससे हम लोगों को कंक्लूजन क्या मिलता है? हमारा जो x है वो ग्रेटर देन कोई भी 5 का वैल्यू चलेगा और y इज इक्वल टू 15 होना ही चाहिए। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सब मार्क्ड ही है, बट फिर भी लॉजिक ये है, देखिए x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 25। तो ये ग्रेटर देन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे a प्रिंट हो जाएगा। फिर ये ग्रेटर देन है और ये भी 15 से ग्रेटर देन, तो ऑब्वियसली a प्रिंट हो जाएगा। और फिर ये वाला कंडीशन क्या है? x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 15। तो y इज इक्वल टू 15 हमारा सर्व कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ये आंसर सही हो रहा है। और ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं, y x जो है वो फिर 5 से बड़ा है, 12 5 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये है। तो अगर एक आंसर मिल गया तो एक ही ऑप्शन चूंकि हम लोगों को सेलेक्ट करना है तो इसलिए हम लोग ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और ये मैं इस तरीके से पता कर पाया कि यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ये MCQ है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डायरेक्टली बस ये पूछ रहा है कि कोड का आउटपुट क्या होगा आपका इस वाले का। और यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट चूंकि ऑप्शंस ऑलरेडी मांगे तो मैं आपको इसका अप्रोच दिखाना चाहता हूँ कि अप्रोच क्या है। तो सबसे पहला लाइन में क्या है? स्ट्रिंग 1, दूसरे लाइन में स्ट्रिंग 2। तो ध्यान रखिए str1 जो है वो एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू का स्टोर हो रहा है पाइथन का। str2 है और वो एक वेरिएबल है तो उसमें क्या वैल्यू स्टोर हो रहा है? प्रोग्रामिंग का। फिर एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है str3
और यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं, और ये जो चीज है यही तय करेगा कि str3 का लेंथ क्या होगा। लेंथ निकालना है, यानी जो भी हम लोगों को मिलेगा वो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, और str3 जो काम कर रहा है उसमें क्या वैल्यू असाइन हो रहा है, इस तरीके से असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज जाके स्ट्रिंग लेक्चर देखिए, उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा चीज। तो चलिए इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, str1 पाइथन है, तो चूंकि हम लोग लेंथ के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ str1 करेंगे। तो लेंथ ऑफ str1 कीजिएगा तो यहाँ पे आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, लेकिन लेंथ चूंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता है इसलिए ये टोटल लेंथ 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद str2, तो लेंथ ऑफ str2 निकालिए, तो ये आपका आएगा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0 से स्टार्ट करें तो 10, ओके ठीक है। अब देखिए स्ट्रिंग 3 क्या बोलता है, स्ट्रिंग 3 का एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि str1 को ऐड करो, तो str को पूरा का पूरा ऐड करना है, तो इसलिए 6 प्लस st, फिर स्पेस है, तो स्पेस अगेन एक स्पेशल कैरेक्टर होता है और उसको हम लोग काउंट करते हैं एज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पे एक वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा। अब असली खेला शुरू होता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, str2 अप टू 8, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहां तक हो रहा है, अप टू 8 कैरेक्टर्स, अप टू 8 कैरेक्टर्स हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स तक हो रहा है ना, तो आपका स्ट्रिंग का वैल्यू 10 माइनस 2 कीजिएगा तो 8 मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर दिए 8 कैरेक्टर्स तक ये ले रहा है, तो ये हो गया आपका यहां से लेकर के यहां तक, ये दो वैल्यू हम लोग स्किप कर रहे हैं तो स्किप कर। अब अगर आप इस सारे को जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8 1 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 9 + 6 15, तो ये आंसर कितना आया 15, तो यही लेंथ ऑफ str3 होगा, तो ये 15 आया। तो अब देखते हैं आउटपुट में क्या क्या ऑप्शन है, तो आउटपुट में पहला ऑप्शन ही 15 है, तो चूंकि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। अप्रोच देखते जाइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये हमारा कोड स्निपेट है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट हमारा ये है, जो कि हम लोग प्रिंट फंक्शन के थ्रू आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं। इफ द इनपुट डेज इज 437, तो डेज क्या है, डेज यहाँ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट ले रहे हैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगा 437। तो यहाँ पे मैं दो लॉजिक अप्लाई करने वाला हूँ, सबसे पहले वैल्यू पुट प्लस को लाइन बाय लाइन, हम लोग लाइन बाय लाइन जाएंगे और हम लोग को यही तीनों वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक चीज है कि ये सारी चीजें में आपको ऑपरेटर जो है वो आना चाहिए, मोर स्पेसिफिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जब हम लोग इतना कुछ समझ गए तो अब चलिए इसको देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेज लीजिए, कितना होगा ये 437 हम लोग को दिया हुआ है, गुड। उसके बाद हम लोग ईयर्स कैलकुलेट करेंगे, तो ईयर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम लोग डेज डिवाइडेड बाई 365 करें, तो डेज का वैल्यू क्या था 437, तो 437 डिवाइडेड बाई 365, तो ये वैल्यू कितना देगा, ऑब्वियसली अगर आप 365 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 टाइम्स में ही ये डिवाइड होगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, ध्यान रखिए डबल स्लैश इंटीजर डिवीजन होता है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो आपको ईयर्स कायदे से 1 मिलना चाहिए। अब हम लोग दूसरे में देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है, वीक्स का कैलकुलेशन। वीक्स का कैलकुलेशन के लिए क्या लॉजिक है, अब हम लोगों को 437 को मॉड्यूलो करना है, मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है 365 से, और जब उसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो ये पहले काम होगा, उसको फिर हम लोग इंटीजर डिवाइड करेंगे 7 से, तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसका रिमाइंडर 72 आएगा, और उसके बाद जब हम लोग इंटीजर डिवीजन करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 7, तो 7 10 जा 72 होता है, फिर पॉइंट आ जाता है, तो इसलिए हम लोग को जो वीक्स मिलने चाहिए वो 10 मिलने चाहिए। और फाइनली अगर 3 वाले को देखिएगा तो यहाँ रेम डेज है, मैं रिमेनिंग डेज को रेम डेज लिख रहा हूँ, इसमें भी सेम लॉजिक है, तो ये वाला पार्ट तो आपको 72 ही देगा, ये वाला, क्योंकि ये ऊपर वाले से ही लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर वीक्स भी लिखते तो चल जाता, बट यहाँ पे ये है तो 72। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको डिवाइड नहीं करना, आपको मॉड्यूलो निकालना है, मतलब अगेन आपको रिमाइंडर निकालना है, और किससे 7 से, तो अगर आप देखिए 7 10 जा 72 होता है, 7 10 जा 70 होता है, तो लास्ट में बचेगा कितना 2, अगर आप इसे समझिए तो ये ऐसा है 72 माइनस 70 डिवाइडेड बाई, तो ये आंसर कितना देगा, अगर आप माइनस कीजिएगा तो 2 मिलेगा, तो वही 2 यहाँ पे, तो कायदे से ये जो 2 है आपका
आएगा, ये आपको देना चाहिए रेम डेज। तो अगर ये तीनों आंसर हम लोग को ऑप्शन में दिख रहा है तो इसका मतलब हम लोग का लॉजिक एकदम सही है। अब चलिए देखते हैं कि आंसर क्या है। तो सबसे पहला आंसर ही यहाँ करेक्ट हो जाता है क्योंकि ईयर आपका 1 है, वीक आपका 10 आ रहा है और डेज आपका 2 आ रहा है। अगर मैं हूंगा तो मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ इसको। मैं देखूंगा कि ईयर 1 वीक डे और डे 2 है, बाकी ऑप्शंस कट करता चलूंगा। यहाँ 2 है तो मेरे को तो ईयर 1 चाहिए, ये खत्म। 10 और यहाँ कितना मिल रहा है 62, तो ऑब्वियसली बचा ऑप्शन क्या है मेरे पास, सिर्फ ये, तो इसलिए मैं इसको टिक कर दूंगा। तो ये ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और इस क्वेश्चन में हम लोगों को अगेन पाइथन कोड स्निपेट दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे सेफली लाइन बाय लाइन वाला लॉजिक लगा सकते हैं। और इसमें आपका कॉन्सेप्ट जो चेक हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपको इफ एल्स और एलिफ का कंडीशन आता है या नहीं। तो मैं एक पॉइंट आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ जो बहुत बच्चे गलती करते हैं और देखा हूं मैं गलती करते हुए, वो ये कि वो ये सोचते हैं कि ये जो एल्स पार्ट है ये इसका इफ का पार्ट है, बट ऐसा सच नहीं है। बात ये है कि ये एल्स पार्ट एलिफ का पार्ट है क्योंकि ये इसके बाद डिफाइंड है और ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तब एलिफ रन करेगा। और एलिफ का रीजन यही होता है कि अगर ये इफ कंडीशन गलत हो जाता है तो भी नेक्स्ट कंडीशन आए। अगर हम लोग इफ कंडीशन ले लेते हैं तो ये आंसर भी अगर सही हो गया तो इसको भी चेक करेगा और फिर इसको भी चेक करेगा, तो दो आंसर आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ये लॉजिक नहीं लगाने वाले। तो ये इफ कंडीशन ध्यान रखिएगा दिमाग में। अब हम लोग क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, आपको रिजल्ट का आउटपुट देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आउटपुट क्या है रिजल्ट का, वही हम लोग को देना है। तो इसमें देखिए x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 20। बस लाइन बाय लाइन जाइए। क्या x, पहले कंडीशन में क्या x ग्रेटर देन y है, यानी क्या 15 ग्रेटर देन 20 है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे एलिफ पार्ट में जाएंगे। एलिफ पार्ट में क्या बोलता है, x लेस देन y है क्या, तो हम लोग का इसका मतलब क्या है, x लेस देन y का मतलब हो गया कि क्या 15 20 से लेस है, हाँ ये लेस है, तो हम लोग एलिफ कोड के अंदर चले जाएंगे और रिजल्ट में क्या स्टोर कर देंगे, रिजल्ट में हम लोग स्टोर कर देंगे y माइनस 6। तो y आपका कितना था 20 था यहाँ पे और हम लोग x कितना था 15, तो अगर आप 20 माइनस 15 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। इस तरीके से ये कोड तुरंत बन जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा 5। तो अगर 5 आ गया और चूंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर 5 आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको कोड स्निपेट दिया हुआ है और आपको पूछेगा कि आउटपुट क्या होगा अगर कोई स्पेसिफिक इनपुट हम लोग डाल रहे हैं। तो इनपुट में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बस ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो सी के लिए है वो सही है। तो अगेन हम लोग लाइन बाय लाइन वाला लॉजिक ही अप्लाई करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखिए तो ए और बी ऑलरेडी डिफाइंड है, इसका मतलब ये हम लोगों का हमेशा सेम रहने वाला है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ। अब हम लोग केसेस के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, c इज इक्वल टू 5। तो सबसे चीज जो आता है इनपुट में तो ये इंटीजर वैल्यू है तो इट्स ओके। अब हम लोग चलेंगे सबसे पहले इफ कंडीशन में, क्या a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b क्या हो का मतलब क्या है, क्या 4 ग्रेटर देन 7 है, ऑब्वियसली नोन है, तो ये वाला एल्स पार्ट आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एल्स नहीं आएगा, ये एल्स इस एलिफ के बाद है, तो यानी ये एल्स इस एलिफ का पार्ट है और ये एल्स इस इफ का पार्ट है। बट ये एल्स का इंडेंटेशन देखिए दोनों सेम है, इसका मतलब ये एल्स का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, अब फिर ये कंडीशन चेक करेंगे। तो अब हम लोग एल्स पार्ट में आ गए और ये कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, क्या बी सी से छोटा है। तो बी का वैल्यू क्या है हमारा 7, क्या वो 5 से छोटा है, ऑब्वियसली नो, तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। और प्रिंट क्या करना चाहिए इसको, ई। तो मैं सारे ऑप्शंस लिख देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी है, लेकिन हम लोगों को पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है, ई, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग कंडीशन 10 के साथ चेक करेंगे। अब देखिए आपका c का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है 20 10 c से छोटा है, तो 7 लेस देन 10 है, यस। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, d एज पर दिस कोड, क्योंकि ये ट्रू हो रहा है, लेकिन प्रिंट क्या हो रहा है e, तो अगेन ये गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, c ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम लोग अगेन ये a और b वाला कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट ये एल्स पार्ट में सारा खेला करके देखते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि आपका 7 क्या 8 से छोटा है, यस 8 से छोटा है, तो अगेन ये डी प्रिंट करना चाहिए, है ना। अगेन ये क्या प्रिंट करना चाहिए, डी प्रिंट करना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फैक्टरी लग रहा है, हाँ डी प्रिंट कर रहा है। अगर 7 से बड़ा है, अगर सी जो है, अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि सी का वैल्यू
8 भी है तो क्या होगा, अगेन ये कंडीशन जो है यहाँ पे ये फेल हो जाएगा और एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो एल्स पार्ट में अगर हम लोग आएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, क्या बी सी से छोटा है, तो सेम कंडीशन आ जाएगा, 7 8 से छोटा है तो फिर डी प्रिंट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। और चूंकि एक एमएसक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग बाकी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। तो ये चीज जो हो रहा है इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कि सी का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ ऑप्शन में भी वही दिया हुआ है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आउटपुट विल ऑलवेज बी डी। हाँ बिल्कुल, तो यही चीज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या होगा कोड स्निपेट का, बट यहाँ पे जो मैं अप्रोच यूज करने वाला हूँ वो है लॉजिक प्लस एलिमिनेशन। और लॉजिक क्या है वो मैं आपको समझाते समझाते बताऊंगा। क्या है, सबसे पहले ए का वैल्यू बी का वैल्यू, तो ये दोनों तो डिफॉल्ट है, इस पे तो उतना सोचना नहीं है। रेंज क्या है, 0 से ए तक का, तो एक्स का रेंज मेरा कहां से आएगा, 0 से जो भी मेरा ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या है 5 तक जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर एक लूप है, ये जो x का वैल्यू होगा उस वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसा कीजिए, x एक कॉलम बनाइए और y एक कॉलम बनाइए। x का वैल्यू आपका कांस्टेंट रहेगा और y का वैल्यू वेरी करेगा जब तक y पूरा खत्म नहीं हो जाता। तो y में क्या रेंजेस है वो देखिए, तो y का रेंज क्या है b माइनस एक्स, तो b का वैल्यू क्या था 5, तो 5 माइनस अगर इनिशियल कंडीशन में देखो तो 0, तो यानी 5, और यहाँ पे कितना 1 तक ये जा रहा है, ठीक है, और फिर -1, तो ये स्टेप फंक्शन है, ये बता रहा है कि पहली बार जब मेरा 5 था इसमें जब तक फुल रहेगा तब तक तो ओके है, यानी कि जब तक ये 5 4 3 2 1 तक ये नहीं जाता तब तक तो ओके। लेकिन नेक्स्ट आइट्रेशन में 5 -1 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 3 2 1 ऐसा आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 3 2 1 ऐसा आ जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 और 1 आ जाएगा, और फाइनली उसके बाद वाला आइट्रेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा तो आप गलत है। क्यों, क्योंकि आपको लास्ट में ये प्रिंट 1 भी करना है, तो कायदे से यहाँ पे प्रिंट 1 भी होगा। तो ये मैं लिस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली इन्होंने आंसर इस तरीके से दिया है, तो आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो आपका कोड एक्चुअली यहीं पे सॉल्व हो चुका है, अगर आप इस लाइन को आराम से समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको प्योर रेंज फंक्शन के बारे में समझना जरूरी है कि रेंज फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। तो एक चीज जो यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, ऑप्शन एलिमिनेशन मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है और दूसरा वाला मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप देखिए तो प्रिंट जो होगा वो y प्रिंट करना है यहाँ पे, तो y अगर मेरे को प्रिंट करना है तो मेरा सबसे पहला वैल्यू 5 आना चाहिए कहीं से भी, तो ये ऑप्शन में वो चीज हो नहीं रहा है, इसलिए गलत है। ये वाला ऑप्शन एक कंसिडरेबल ऑप्शन है क्योंकि ये वाले ऑप्शन में 5 से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन फिर गलत है, और चौथा वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये भी एक बात है कि अगर यहाँ पे ऐसा कोई दो ऑप्शन आता जिसमें 5 और 5 कॉमन होता, तब आपका प्रॉब्लम ये हो जाता यहाँ पे कि आपको चेक करना पड़ता। तो आप चेक करते कि लास्ट में जो वो लोग गलती करते मोस्टली वो ये कि ये 1 वो लोग नहीं देते, और 1 नहीं देते तो आप सोचते कि अरे यहाँ पे खत्म हो जा रहा है तो काम हो जाता है। नहीं, वैसा नहीं होता। आपको लास्ट में ये जो फॉर लूप है उसको खत्म होने के बाद ये प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ 1 प्रिंट होगा, तो ये लास्ट में 1 प्रिंट होगा, तो वो सही आंसर है। इस तरीके से आप लॉजिक अप्लाई करके इस चीज को तोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट कोड स्निपेट दैट कैन शिफ्ट द गिवन की दिस by 2 places along the alphabet and generates the encrypted key this। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो काम हो रहा है ये क्या कर रहा है, ये वो साइफर कोड जो मैंने आपको बताया था ये वही कोड है। तो उसके 3 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट था कि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे, दूसरा कंपोनेंट था कि हम लोग उसको इंडेक्स कर रहे थे, और फाइनली जो हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम लोग उसको रोटेट करवा रहे थे, तो रोटेशन मॉड्यूलो से करवा पा रहे थे। और वो जो वैल्यू था वो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स था, तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 होता है, तो ये। और ये जो इंडेक्सिंग हो रहा था, ये इंडेक्सिंग हो रहा था इस पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल था जिसमें सारे के सारे वैल्यूज थे ए से लेके जेड तक के स्मॉल केस में। तो हम लोग बस ये कर रहे थे। तो अब मेरा जो मेथड होगा इसमें, मैं एकदम क्लियरली बोलता हूं, अगर आपको ये चीज नहीं समझ आता है तो प्लीज जाकर के लेक्चर देखिए, उसमें सही तरीके से समझाया हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन सही में बस आपको वैल्यू बस देखना है कि कहाँ गलती है और कुछ नहीं करना है, और ये एलिमिनेशन मेथड इसीलिए वर्क भी करता है।
तो शिफ्टिंग के लिए हम लोग प्लस इंडेक्स यूज करेंगे, इंडेक्स के लिए हम लोग इंडेक्स यूज करेंगे, और मॉड्यूलो रिमाइंडर के लिए यूज करेंगे ताकि हम लोग रोटेशन कर सकें, और ये 26। तो प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली आपका कोड सेम ही रहेगा, सब में सेम रहेगा, बट गलती होगी उनके ऑपरेटर्स में, हमेशा उनके गलती ऑपरेटर्स या ब्रैकेट्स में होगी। तो मोस्टली ब्रैकेट्स में नहीं होगी कि वो लोग भी जानते हैं कि अगर ब्रैकेट वो लोग गड़बड़ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी एक केस मान लीजिए, तो इस क्वेश्चन के केस में ब्रैकेट हर जगह सेम ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है। तो हम लोगों को जस्ट उसके ऑपरेटर्स को देखना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फाबेट है, की है, इनक्रिप्ट की है, तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये सारा लॉजिक सेम है। आई इन की, ठीक है, इनक्रिप्ट की का वैल्यू क्या है, अल्फाबेट, ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसके बाद इंडेक्स आई, यहाँ तक तो ये सही है। इंटू टू क्यों होगा, हम लोग शिफ्ट कर रहे थे ना यहाँ पे, तो यहाँ तो प्लस होना चाहिए, तो ये आंसर गलत। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, उसके बाद देखिए इंडेक्स आई +2, तो यहां तक तो ठीक है, यहाँ पे ये यहां तक एकदम सही है, लेकिन ये मॉड्यूलर 26 होना चाहिए, 25 क्यों हो रहा है, तो अगेन गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरे ऑप्शन में तो आंख बंद करके मैं इसको गलत कर सकता हूँ क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन यहाँ कर रहा है। तो बचा हमारे पास चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन सही भी होगा, और कायदे से देखिए तो यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है पर्टिकुलरली वैल्यू ले रहा है, ये वाला इंडेक्सिंग यहाँ तक कर रहा है, और उससे ये अल्फाबेट से वैल्यू आई का ले रहा है, तो आई का वैल्यू अगर जेड है तो यहाँ जेड पे क्या वैल्यू है वो, और उसके बाद फिर फाइनली उसको शिफ्ट कर रहा है 2 लेटर से, यानी कि यहाँ पे जो जेड के बाद 2 लेटर है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ मॉड्यूलर 26 होने की वजह से ये ए और फिर बी आ जाएगा, तो हम लोग को बी चाहिए, तो ये बी लगाइए, और फिर उसके बाद आपका काम हो गया। ब्रैकेट सारे सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आंसर सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बनाना कितना ईजी था, जस्ट आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं बोला भी था पहले कि लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए हर एक टॉपिक का। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट कोड स्निपेट दैट कैलकुलेट्स द सम ऑफ सीरीज अप टू n टर्म्स, द सीरीज डिफाइंड हियर फॉर n इज इक्वल टू 5 इज गिवन बिलो। तो आपके पास एक आउटपुट दिया हुआ है, तो इसमें आपको एक लॉजिक लगाना होगा कि आउटपुट से आप क्या क्या इन्फर कर सकते हो। आउटपुट से जब भी आप इन्फर कीजिएगा तो आपको दिख सकता है कि आपका पहला वैल्यू क्या है, 1, ठीक। दूसरी चीज अगर आप गौर से देखिए तो नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एक लेटर शिफ्ट हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है यानी इन द सेंस 1 है, 1+1 हो जा रहा है, उसके बाद तीसरी वाले में फिर 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है तो ये 1 हो जा रहा है, फिर 1 2 3 हो जा रहा है। और देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे कि ये सारे के सारे, तीसरी चीज जो यहाँ पे है वो स्ट्रिंग नहीं होकर के इंटीजर्स हैं। और फोर्थ ऑफ जो चीज मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि लास्ट वैल्यू जो 5 के लिए जा रहा है, यानी n इक्वल टू 5 है, तो लास्ट वैल्यू 5 तक लिया जा रहा है, लास्ट वैल्यू 5 तक लिया जा रहा है अगर, तो लास्ट वैल्यू को कंसिडर करना है। तो अगर इसको मैं लॉजिक में देखूं तो रेंज फंक्शन ऑब्वियसली यहाँ यूज किया जाएगा, क्योंकि हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो लूप यूज होगा, और लूप के साथ हम लोग रेंज फंक्शन यूज करेंगे। तो रेंज का एक खासियत ये होता है कि अगर ए और बी है तो बी को वो एक्सक्लूड कर देता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को b+1 तो चाहिए ही चाहिए, ये फिक्स है। तो ये जब इतने सारी चीजें हैं, तो अगर कोई भी कोड मेरा ये सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे रहा है तो मेरा काम बन जा रहा है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हम लोग लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, तो नम टर्म्स 5 है, स्टार्ट ये सम ऑफ सीक्वेंस 0 है, ठीक है। उसके बाद फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम टर्म्स +1, ठीक है, यहाँ तक तो एकदम सही मेरे को लग रहा है। उसके बाद स्टार्ट नम इज इक्वल टू स्टार्ट नम इंटू 10 प्लस आई +1, ये क्यों होगा आप खुद सोचिए। सम ऑफ सीक्वेंस में आप स्टोर करेंगे, आपको आउटपुट क्या करना है, सम ऑफ सीक्वेंस, तो आपका सबसे पहला सीक्वेंस वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए किसी भी हालत में, जैसा हम लोग देखे हैं फर्स्ट वैल्यू के लिए। लेकिन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही ये 2 और 3 ये वाला वैल्यू ले रहा है, ये कोड उसी के लिए 1, फिर उसके बाद 1 इंटू 10 प्लस आई का वैल्यू 1 होगा तो 1+1 2, तो कितना हो गया 1 2, तो सीधे 1 2 आ जा रहा है आपका, और फिर आप उसको स्टार्ट नंबर में इंक्लूड कर दे रहा है, तो 1 और 1 2 हो जा रहा है। वैसे नहीं करना है क्योंकि पहला वैल्यू आपको 1 चाहिए, तो ऑब्वियसली आपका ये चीज ऊपर आना चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि 0 था, तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू ऐड कीजिएगा तो पहले ये वाला चीज को 1 होना चाहिए, यानी सम ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू स्टार्ट नम, और फिर स्टार्ट नम को ऐड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखिए नम टर्म्स में +1 गायब है, तो यानी ये लास्ट वैल्यू 5 तक लेगा ही नहीं लेगा, तो इसलिए ये गलत। तीसरे वाले ऑप्शन में सब कुछ सही है, और इसमें अगर आप देखिए तो सम ऑफ सीक्वेंस ऊपर आ रहा है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, और यहाँ पे नम टर्म्स +1 भी है इसलिए भी। और फोर्थ ऑप्शन में अगेन नम टर्म्स +1 नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ज्यादा बेटर है, आप सीधे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, अगेन पाइथन स्निपेट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपका ये वैल्यू आपको पास किया जा रहा है और आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो देखना है। तो जनरली आप ऑप्शन देख सकते हैं, बट मैं इसको आपको अप्रोच बताता हूँ क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और लाइन बाय लाइन भी जाएंगे। जनरली लाइन बाय लाइन जाइएगा तो बहुत बेनिफिट है। तो नम का वैल्यू क्या है हमारा 2 3 4 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नम इज इक्वल टू 2 3 4 5। आर नम का वैल्यू क्या है 1, while num is not equal to 0, तो ऑब्वियसली 2 3 4 5 जो मेरा कंडीशन है यहाँ पे वो चीज ट्रू हो जा रहा है। तो अगर ट्रू हो जा रहा है तो हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे। तो डिजिट का वैल्यू क्या आ रहा है, डिजिट का वैल्यू आ रहा है नम मॉड्यूलो 10। तो नम मॉड्यूलो 10 मतलब 2 3 4 5 मॉड्यूलो 10। तो आपका सबसे पहला वैल्यू अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आप करिएगा 2 3 4 0 तक, तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो पहला डिजिट, उसके बाद क्या हो रहा है आर नम इंटू 10 प्लस डिजिट, है ना। तो आपको प्रिंट क्या करना है आर नम। तो आर नम कितना था हमारा, आर नम देखिए 1 इंटू 10 प्लस 5। अब देख सकते हैं ऑपरेटर किस तरीके से टूट रहा है। तो 10 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो मेरा आर नम फिर डिवाइडेड बाई 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद नम डिवाइडेड इंटीजर डिवीजन इक्वल टू 10। तो इंटीजर डिवीजन इक्वल टू 10 अगर आप कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, नंबर आपका वैल्यू क्या था 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 10, तो आपको क्या मिला 2 3 4। अब 2 3 4 पे हम लोग सेम चीज रिपीट करेंगे तो फिर हम लोग को नेक्स्ट वैल्यू कुछ मिलेगा। तो लॉजिक ये है कि यहाँ मैं एलिमिनेट कैसे कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ। देखिए मेरा पहला वैल्यू मेरे को 1 चाहिए और बाकी ऑप्शंस में 1 नहीं है, और दूसरा वैल्यू मेरे को 5 चाहिए। इस वाले ऑप्शन और इस वाले ऑप्शन में पहला वैल्यू 1 है लेकिन दूसरा ऑप्शन 5 नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया और ये आंसर सही हो गया। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कितना नॉर्मल सा है और कितना इजीली अगर आप लाइन बाय लाइन जाते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक किया जाता है आपको, तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा वेरिएबल क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। सेलेक्ट ऑल द कोड स्निपेट दैट प्रिंट द मैजिक नंबर इफ नंबर n leaves remainder 0 when divided by 7 but leaves remainder 1 when number is divided by 2 3 4 5 6 and print otherwise print not a magic number। तो यहाँ पे जो कंडीशन है थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसको डाइसेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है। तो आपका अगर n मॉड्यूलो 7 हो जाए और वो अगर 0 बराबर दे दे, ठीक है, एंड अगर आपका कोई भी n मॉड्यूलो 2 से लेकर के 6 तक का वैल्यू और वो रिमाइंडर 1 दे दे, तो ध्यान रखिए यहाँ पे बात हो रहा है रिमाइंडर का, तो यानी कि यहाँ मॉड्यूलो आ रहा है इसीलिए हम लोगों का, तो मॉड्यूलो 1 दे दे तो वो एक मैजिक नंबर है। अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल होता है तो नॉट अ मैजिक नंबर। हैंडराइटिंग को ये कीजिए। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि आखिर कोड में गलतियां क्या हैं। तो ये तो जनरली गलती नहीं होती। तो रेंज एक गलती हो सकती है, बट रेंज यहाँ 2 to 7 दिया है, इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है और 7 एक्सक्लूडेड, यानी 2 to 6 ही आएगा, तो दैट्स गुड। इफ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 1, तो n मॉड्यूलो i क्या है, i का वैल्यू 2 है 3 है 4 है, ठीक है, तो ये वैल्यू 1 है। यहां तक एकदम सही है। फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो 1, तो फ्लैग क्या है बस ट्रैक रखने के लिए। ओके इट्स ओके, मान लेते हैं फ्लैग 1 है और फिर कोड ब्रेक हो जाएगा, हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। इफ फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड n मॉड्यूल 7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्राइटेरिया तो एकदम सही है, n मॉड्यूल 7 एकदम सही है। लेकिन फ्लैग का वैल्यू जरा देखिए, फ्लैग का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ये मैजिक नंबर है। एक कंडीशन तो मैजिक नंबर का फुलफिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे फ्लैग जो है ये 1 है और यहाँ पे 0 हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। से ये एंड कंडीशन होने की वजह से ये कोड गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंट मैजिक नंबर नहीं करेगा, प्रिंट नॉट अ मैजिक नंबर, बट आपको प्रिंट क्या करवाना है मैजिक नंबर, तो ये आंसर गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है n, ये सेम चीज है, n मॉड्यूलो i नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ओके। फ्लैग 1 तब करो, मतलब अगर वो 1 नहीं दे रहा है एज पर एबव कंडीशन तो फ्लैग 1 करो, और अगर 0 नहीं तो फ्लैग 0 रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है तो फ्लैग 0 और ये तो मैजिक नंबर, ये एकदम सही तरीका है करने का। तीसरे वाले ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन में n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, भाई हमको 1 चाहिए क्योंकि 2 से 6 का सारा रेंज का वैल्यू मेरा रिमाइंडर 1 देना चाहिए, तभी वो मैजिक नंबर है। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं 0 आ रहा है, तब फ्लैग 1 करो, तो ये गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन में अगर आप देखिए तो n मॉड्यूलो i प्लस 1 है, तो i प्लस 1 की हम लोगों को क्या जरूरत है, इसलिए ये ऑप्शन
ऑप्शन गलत है। तो अब देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप भी इस क्वेश्चन को डाइसेक्ट करके इस तरीके से तोड़ करके समझें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम दे करके इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये कोड लगेगा बहुत सिंपल बट ये एक्चुअली सिंपल कोड नहीं है, और हम लोग देखेंगे क्यों। तो सबसे पहली चीज, क्या होगा इस कोड का आउटपुट। तो अगर आप देखिए तो यहाँ एक लिस्ट है, उसके बाद आई का रेंज 8 तक है, यानी कि 0 से लेकर के 7 तक के वैल्यूज जितने भी आ जाएंगे सब। साइज ऑफ लेंथ ऑफ एल 1 और 2, तो 2 है, और यहाँ पे असली खेला शुरू होता है। वैल्यू के ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर एल डॉट अपेंड वैल्यू, और ये कब तक रन हो रहा है, जब तक ये 07th वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता है। तो हम लोग को इसको थोड़ा ड्राई रन करना पड़ेगा। इस कोड में ड्राई रन के बिना ये कोड काम नहीं करेगा। तो मैं आपको एक दो करके दिखाऊंगा, बाकी कैलकुलेशन आप खुद कीजिए। तो सबसे पहली चीज क्या है हमारे पास, l इज इक्वल टू -1 एंड 1। उसके बाद i रेंज ऑफ 8, तो मान लेते हैं i का वैल्यू 0 है, गुड। उसके बाद साइज क्या है हमारा, साइज का वैल्यू है मेरा 2। अब वैल्यू को देखते हैं हम लोग, वैल्यू ही असली खेला है। तो l ऑफ क्या है, साइज 2 - 2, तो साइज 2 था तो 2 - 2 प्लस एल ऑफ साइज मतलब 2 - 1, ठीक है। ये जो भी मिला इनटू 2, जो भी वैल्यू आएगा उसका 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एल ऑफ 0 लो प्लस एल ऑफ 1 लो, जो भी वैल्यू आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप देखिए तो एल ऑफ 0 क्या है, आप -1, तो -1 आया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि लिस्ट इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 है और ये 1 है। प्लस 1 का वैल्यू क्या है आपका, एल ऑफ 1 का 1। और अगर आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 0, और 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 हो तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपका जो थर्ड वैल्यू है लिस्ट का, उसके बाद क्या बोलता है, एल डॉट अपेंड वैल्यू। तो इसका मतलब अब आपके एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, 1 एंड 0। मैं दूसरा स्टेप में करके आपको दिखाता हूँ। तो अगर मेरा आई का वैल्यू 1 हो जाता है, कि हम लोग आई का वैल्यू ये लिए तो साइज का वैल्यू ये है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वापस से हमारा वैल्यू क्या अपेंड हो जाएगा, वैल्यू में जाइए, एल ऑफ साइज, साइज कितना है मेरा, अब मेरा साइज इसका वैल्यू चेंज होकर के 3 हो गया, तो 3 - 2 प्लस एल ऑफ 3 - 1 इंटू 2। तो यहाँ जो भी है वो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग है, तो आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो एल ऑफ 3 - 2 मतलब एल ऑफ 1 प्लस एल ऑफ 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा 2। तो एल ऑफ 1 मेरा यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0, ये 1 है, तो एल ऑफ 1 1 आ जा रहा है, प्लस 2 का वैल्यू क्या है हमारा, 0, 0 इंटू 2, तो आपको क्या मिला, 2। तो इस तरीके से 2 मिला। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे 0 उसके बाद 1 आ जा रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ -2, तो माइनस तो ऑप्शन में ही नहीं आएगा, इसलिए माइनस हटा दीजिए। यहाँ माइनस ऑप्शन में नहीं आएगा, इसके बाद ये दोनों तो ऑप्शन में रहेंगे ही रहेंगे, तो ये आपका 2 आ गया, तो इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आपको प्राइम नंबर्स निकालना है। तो आपने जनरली जितना भी तरीका देखा है अभी तक पाइथन में, उन सारे को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको नए नए तरीके एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। और आप अगर ये सोचिएगा कि आपका एक तरीका सही है, तो जरूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकता है। तो अगर आपने पीपीए किया है तो आपको ये थोड़ा इजी लग सकता है, बट जिन्होंने पीपीए नहीं किया है उनके लिए मैं इसको बता रहा हूँ। सेलेक्ट ऑल करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स टू द कंसोल। तो पहले 10 प्राइम नंबर्स कंसोल पे आने चाहिए, यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो आपका कोड प्रिंट करना चाहिए जब प्राइम। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से ले रहा हूं तो 2, फिर 3, फिर 5 एंड सो ऑन अप टू फर्स्ट 10। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक को एक एक लाइन पे प्रिंट करना है, सो दैट इज ऑल्सो ओके। मोस्टली कोड में ये एरर्स नहीं होते। नोट दैट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर लेस देन 30। तो ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है कि जो 10 प्राइम नंबर्स होंगे फर्स्ट 10, वो सारे के सारे 30 से छोटे होंगे। ओके, ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से मेरे को 30 से पहले के वैल्यूज को ही रेंज में लेना होगा, और 11th प्राइम नंबर जो होगा वो 30 से ज्यादा बड़ा होगा, तो हम लोग को कायदे से 11th वैल्यू भी लेना है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप रेंज लीजिए 2 से 30, क्योंकि हम लोगों को 2 से 30 के बीच के ही वैल्यूज को चेक करना है। फर्स्ट 10 कहां से 2 से होंगे, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसलिए 2 से 30 के बीच के वैल्यूज चेक करेंगे। फ्लैग को हम लोग क्या कर देंगे, फॉल्स। फॉल्स क्यों करेंगे, जब हम लोग को प्राइम मिल जाएगा तो हम उसको ट्रू करके कोड को ब्रेक कर सकते हैं। जे इन रेंज 2 टू INT of I डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो अगर आप ये कोड देखिएगा तो ये आप सीधे गलत कर दीजिएगा, बट इट टर्न्स आउट कि ऐसा नहीं है। रीजन बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आई का वैल्यू लिया इनिशियली 2, यहाँ पे आई का वैल्यू 2 है तो ये 2 है, और उसके बाद अगर आप देखिए तो आप क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी कि कितना, 1 प्लस 1 2। तो यानी कि आप रेंज कितना ले रहे हैं, 2 से लेके 2 तक, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद का कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 से डिविज मतलब 2 को डिवाइड करता हो। उससे 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इससे ज्यादा हम लोग कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इफिशिएंट तरीका है एक्चुअली प्राइम नंबर निकालने का, और मैं होऊंगा तो मैं डायरेक्ट इसको टिक करके आ जाऊंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आगे क्या कोड लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तरीका सही होगा। बाकी गलती ये लोग यहाँ पे करते नहीं है जनरली, इसलिए मैं उतना इग्नोर कर सकता हूँ। बट अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं है तो ये देखिए 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो आप कितना कर रहे हैं, 30 डिवाइडेड बाई 2 अगर कीजिएगा तो 15 प्लस 1, तो कितना हो गया 16। तो 16 है तो आप बोलिएगा अरे 2 से लेके 16 तक के वैल्यूज, ये ध्यान रखिए 16th वैल्यू नहीं लिया जाएगा, यानी 2 से लेके 15 तक के ही वैल्यूज लेंगे, यानी कि इससे बड़ा कोई वैल्यू तो जाएगा नहीं, इसके बीच ही हमको कंपैरिजन करना है, क्योंकि 30 से लेस है तो इसलिए हम लोग इसके बीच ही कंपैरिजन करेंगे हाफ करके, और आपका जो कंप्यूटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखते हैं आई मॉड्यूलो जे इज इक्वल टू 0। अगर आई मॉड्यूलो जे 0 है तो फ्लैग ट्रू कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये उससे डिविजिबल हो गया और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। तो फ्लैग को हम लोग ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे कंडीशन। अगर यहाँ फॉल्स होता तब हम लोग का ये कोड गलत होता, बट यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, तो ब्रेक करने से क्या हुआ, हम लोग इमीडिएटली टर्मिनेट हो गए, क्योंकि हम लोगों को एक कंडीशन मिल गया जहां पे ये फॉल्स हो रहा है, तो हम लोग ब्रेक कर गए, बाकी चेकिंग नहीं किया। जैसे मैं बाकी क्वेश्चंस में चेकिंग नहीं कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में ऊपर में से चेकिंग नहीं किया था, वही चीज। और फिर फ्लैग अगर फॉल्स है तो प्रिंट कर दो आई को, तो हमने आई को प्रिंट कर दिया। तो ये कोड एकदम सही है, ये कोड गलत नहीं है। दूसरे वाला कोड ज्यादा अंतर नहीं है, बस यही है कि आई का वैल्यू तक हम लोग ले रहे हैं। तो ये मेरा इनिशियल तरीका था जो मैंने अपने कोड में किया था जब पीपीए के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, तो बट बाद में मुझे पता चला कि ये ज्यादा इफिशियंट तरीका है। थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, और यही वो ऑप्शन है जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम देके समझिए। काउंट इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 2। काउंट एक वेरिएबल इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, तो एक ही क्वेश्चन करने बहुत सारे तरीके हैं, तो इन्होंने काउंट एक्स्ट्रा लिया और उसके बाद आई का वैल्यू 2 रख दिया। उसके बाद काउंट इज लेस देन 10, काउंट लेस देन 10 है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर आप देखिए तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स जो हैं वो हम लोग को निकालने हैं, तो फर्स्ट 10 हम लोग यहाँ से निकाल लिए। फ्लैग का वैल्यू ट्रू, जे का ये वाला कोड अगर आप गौर से देखिएगा तो ये इस वाले प्लस इस वाले कोड का मिक्सचर है, तो आप इसको डिबग कर सकते हैं। यहाँ आई मॉड्यूलो 2 है तो इसका मतलब है कि 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो वही 2,2 वाला लॉजिक जो बताया। आई मॉड्यूलो जे इज इक्वल टू 0, फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और कंडीशन क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो यहाँ पे फ्लैग ट्रू लिया गया है इसलिए यहाँ पे फॉल्स किया गया। अगर आप इस वाले कंडीशन को देखिएगा तो फ्लैग को फॉल्स किया गया था इसलिए यहाँ पे ट्रू किया गया था, ठीक है। तो ब्रेक किया। अब ये फ्लैग, तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, सिटी में बहुत कंफ्यूजन था, तो ये एक्चुअली इसका मतलब है कि इफ के अंदर कोई भी कंडीशन है वो ट्रू होना चाहिए, तो यानी फ्लैग का वैल्यू आपका ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये फॉल्स में आना नहीं चाहिए। तो अगर ये वैल्यू ट्रू हो जा रहा है तो आपका प्रिंट क्या हो जा रहा है, आई, और काउंट का इंक्रीमेंट बढ़ा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग व्हाइल लूप यहाँ यूज कर रहे हैं। आप अगर गौर से देखिए तो हम लोग सारे कंडीशन में फॉर लूप यूज कर रहे थे, तो व्हाइल के थ्रू कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं व्हाइल में थोड़ा सा कोडिंग ज्यादा होता है, बट इस तरीके से आप काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। अब काउंट इंक्रीमेंट कर दिए तो ये वाला कंडीशन जो है, पहले जो हम लोगों का 0 था, अब ये वैल्यू 1 हो गया, और ये तब तक रन होगा जब तक 10 से छोटा रहेगा, यानी 10th वैल्यू को एक्सक्लूड कर देगा। और फिर i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये जो i है ये आपका एक्चुअली इस वाले कंडीशन के लिए, तो ये i इस वाले वैल्यू को ले रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पे हो ये रहा है कि इस वाले i के साथ भी वो काम कर रहा है। ये i का वैल्यू जैसे जैसे ऐड होता जाएगा, यहाँ i इज इक्वल टू 2 जो है वो 4 हो जाएगा, वैसे करके चलते जाएंगे हम लोग, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। फाइनली फोर्थ ऑप्शन जो है, इसमें अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिया, प्रिंट आई कर दिया गया, बट यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दिया गया और ब्रेक यहीं पे कर दिया गया, तो मतलब ये वाला कंडीशन इसके बाद चेक ही नहीं करेगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेट्स से 3 to 4 मिनट्स। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13।
और ये क्वेश्चन नंबर 13 एक्चुअली में आपके मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को चेक करता है, और अगर इन द सेंस बैकएंड में देखा जाए तो लिस्ट ऑफ लिस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर आप वो नहीं समझे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैं अब आपको कोड डिबग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स क्रिएटेड है, और ये मैट्रिक्स का वैल्यू मैं क्या लिया हुआ हूँ, n इज इक्वल टू 2। लेंथ क्यों 2 है, क्योंकि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 3 एलिमेंट्स हमारे पास टोटल है। और i का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज ऑफ n है, तो 0 से लेकर के 2 तक, और j का भी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। याद रखिए यहाँ पे हम लोग जो सेकंड वैल्यू है वहां तक इंक्लूड करने वाले हैं। तो अब चलिए हम लोगों को एक्चुअल चीज चेक करना है कि आखिर ये कंडीशन ट्रू कहां पे प्रिंट करेगा। तो अगर आप इस कोड को गौर से देखिए, फ्लैग यहाँ पे ट्रू है, जैसे ही फॉल्स हो रहा है कंडीशन ब्रेक हो जा रहा है, फॉल्स हो रहा है तो फिर ब्रेक हो जा रहा है, और फाइनली प्रिंट फ्लैग हो रहा है। इसका मतलब फ्लैग ट्रू चेंज हो जा रहा है हर जगह, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, फ्लैग ट्रू चाहिए, कहीं भी ये री अपडेट होकर ट्रू नहीं हो रहा। तो इसलिए मेरे को किसी भी हालत में ये कोड को फॉल्स नहीं होने देना। अगर मेरे को इस कोड को फॉल्स नहीं होने देना है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आपको इस कंडीशन को समझना पड़ेगा कि ये कंडीशंस बोल क्या रहे हैं। ये वाले चीज को इग्नोर कीजिए, बस इस कंडीशंस को समझ। चलिए मैं इसको डाइसेक्ट करके आपको दिखाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेस्ट बात जो मैंने अभी आपको बताई भी थी थोड़ी देर पहले, वो ये कि एक आई कॉलम बनाइए, एक जे कॉलम बनाइए। ध्यान रखिए ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये मेरा आउटर लिस्ट है, तो ये जो भी मेरा लिस्ट है उससे मतलब नहीं है, उसके अंदर का लिस्ट से मेरे को मतलब है। तो ये मेरा 0th पोजीशन पे, 1th पोजीशन, 2th पोजीशन पे, और सेम उसके अंदर के भी वैल्यू क्या है, 0 पे है, 1 पे है और ये 2 पे है। तो अगर इंडेक्सिंग करना होगा तो मैं अगर 0 और 0 डालूं तो मेरा जो आउटपुट आएगा, से उसको मैं x बोलता हूं, तो 0th लिस्ट एलिमेंट का 0th वैल्यू 1 आ रहा है तो 1, तो इस तरीके से। तो अब चलिए इस कोड को मैं डाइसेक्ट करके आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे। इफ i इज नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, तो अगर आप देखिए तो i रोज और j कॉलम्स, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। तो i नॉट इक्वल टू j होगा क्या इस केस में, i और j तीनों सेम है, तो ये कंडीशन पहले ही गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये नहीं जाएगा। तो अब i इक्वल टू j है, तो i इक्वल टू अगर j है यहाँ पे तो एलिफ कंडीशन पे आएगा। अब i इक्वल टू j है क्या, बिल्कुल i इक्वल टू j है, 0 0 के बराबर होता है। एंड mij, m मैट्रिक्स का नाम है ij, तो i का वैल्यू क्या है 0 और j का वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, 0 इनिशियली। तो ये कितना हो चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये 1 नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, तो ये चीज फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आप कोड में देखिए आपका पहला वैल्यू क्या आ रहा है, 1। अब ऑटोमेटिकली ये कंडीशन भी नहीं होगा और हम लोग सेफली निकल के ये ट्रू कर देंगे। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो गलत बात है। तो एक हमारा तो की इनसाइट मिल गया कि हम लोगों का फर्स्ट वैल्यू जो भी है i और j का, जब भी वैल्यू सेम रहे तो हम लोगों को 1 होना चाहिए वहां पे। i और j का वैल्यू कहाँ पे सेम हो सकता है, सिर्फ वहां पे सेम हो सकता है जहां पे आपका ये वैल्यू हो 0 0 या 1 1 या फिर 2 2। और अगर आप गौर से देखिए तो ये कंडीशन क्या बोलता है, 0 0 पहला वैल्यू था, 1 1 क्या होगा, 1 और 0 1, तो ये 1 कंडीशन यहाँ हो जाएगा। और तीसरा क्या वैल्यू आपको मिलेगा, 2 2, तो 2 2 कहाँ है, 0, ये 2 है और फिर 0 1 2, तो यहाँ 1। तो यानी कि हमारे डायगोनल वैल्यूज जो हैं वो क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, क्योंकि रेस्ट ऑल i नॉट इक्वल टू j होंगे और mij वहां पे 0 अगर नहीं हुए तो फॉल्स होने चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको दूसरा क्राइटेरिया क्या मिला, रेस्ट ऑल वैल्यूज शुड बी 0। जो मैंने लिखा उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए तो आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ इतना चेक कर रहा है कि डायगोनल वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये एक्चुअली जो कोड है, अगर आपने पीपीए अपना बनाया है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का कोड है। कैसे चेक करेंगे वो इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लॉजिक लगाने से आपका ये काम हो गया, और इसलिए पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए डायगोनल वैल्यू पहला यहाँ पे 1 होना चाहिए, नहीं है, इसलिए गलत है। यहाँ पे देखिए तीनों 1 है, लेकिन हम लोग को अगर तीनों 1 होंगे तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो हम लोग को वो नहीं करना है, इसलिए ये गलत है। और फाइनली ये अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है अगर आप देखिए तो इसलिए ये सही है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें अगर आप थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर लीजिएगा और इंट्यूशन अप्लाई कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। क्या क्वेश्चन में बोलता है, रिवर्स अ सेंटेंस बेस्ड ऑन वर्ड्स, द ith word from the left in the input sentence is the ith word from the end of the output sentence। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हैं। बस इसका ध्यान रखिए कि आपको सेंटेंस को रिवर्स करना है। और यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है मॉडिफाइड सेंटेंस किस तरीके से, बस ये वाला पार्ट रिवर्स हो गया है, ये डिसेंडिंग में आ चुका है। तो अब हम लोग को ये बोलना है, हम लोग को ऐसा कोड बताना है जो ये मॉडिफाइड सेंटेंस प्रिंट करता हो। तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो इससे दो चीजें समझ में आती है। पहला, रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली मेरा जो रेंज जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग वैल्यू और मुझे कंटिन्यूअस कोई काम करना है तो
तो मैं लूप लगाऊंगा, तो मेरा जो भी लूप रहेगा वो n से लेकर के 0 तक जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारा स्ट्रिंग का 0 ही होता है, तो 0 तक जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शंस को मैं कैसे एलिमिनेट करता हूं। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखिए तो सेंटेंस इज इक्वल टू इनपुट वर्ड सेंटेंस स्प्लिट, तो ये तो सही है, ये दोनों लाइन तो एकदम सही है। फॉर n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्ड्स, वर्ड से लेंथ तक लेंगे, और ये जो n था ये बेसिकली उसी लेंथ के बारे में बात कर रहा था मैं। तो फॉर i इन रेंज n -1 टू 0 टू -1, तो ये कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो ये स्टेप फंक्शन है, ये ध्यान रखिए, यानी जो भी होगा हर बार उससे -1 रिड्यूस करते जाएंगे। तो इसका लेंथ कितना होगा, अगर इस पूरे पूरे सेंटेंस को लीजिएगा तो इसका कोई लेंथ होगा, वो लेंथ -1, 0, यानी कि आपको जो भी वैल्यू मिल रहा है उससे 0 तक, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ये तो पक्का है। वर्ड्स आई इज प्लस, यहाँ स्पेस डाल करके इन्होंने एंड इज इक्वल टू स्पेस कर दिया, और वर्ड 0 हम लोग प्रिंट करते चले जाएंगे, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। दूसरे वाले ऑप्शन में अगर आप देखिए तो ये -2 आ रहा है, बट मैंने अभी बताया कि आपका ये रेंज 0 होना चाहिए, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में -1 और ये -1 हो जा रहा है, तो यहाँ पे फिर अगेन मुझे 0 चाहिए, लास्ट वैल्यू तो मेरे को 0 चाहिए, तो इसलिए अगेन ये गलत हो जाएगा। और फाइनली ये वाला ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ n-1 तक तो आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये एक लाइन में कर रहे थे, अब हम लोग एक लाइन में नहीं कर रहे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि जो हम लोग प्रिंट कर रहे हैं उसी में हम लोग -1 रिड्यूस करते चले जा रहे हैं हर बार। -1 रिड्यूस करने का लॉजिक ये है कि जब आप एक बार इस वाले को कर लिए तो ऑब्वियसली ये पहले आ गया, तो दूसरी बार आपको शिफ्ट तो करना पड़ेगा, तो शिफ्ट कहाँ कीजिएगा, तो इन पे कीजिएगा, तो यहाँ से एक -1 कीजिएगा, आपका जो भी वर्ड था उससे आप एक -1 किए तो एक बाहर बैक गए ना, मतलब आपका अगर ये यहाँ पे -1 था फिर -1 कीजिएगा तो -2 होगा, तो -2 कहाँ जाएगा, इन पे जाएगा, -3 कहाँ पे जाएगा, कोड पे जाएगा, तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका कोड रिवर्स हो जाएगा। अगर आपने पीपीए किया है तो ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, और ये इतने सारे तरीकों से बन सकते हैं, तो आप जो भी पीपीए में सीखते हैं उसके तरीके यहाँ आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में। फिर वर्ड ऑफ जीरो इसलिए क्योंकि हम लोग को फर्स्ट वैल्यू हमेशा चाहिए होगा। फर्स्ट वैल्यू क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हम लोग जब भी निकालेंगे तो पूरा सेंटेंस के बजाय हम लोग से पहला वैल्यू लेंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आई होप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो जस्ट इतना समझ लीजिए कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए देखना है, और आपका जो लास्ट वैल्यू है वो 0 तक जाना चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग हमारे आखिरी क्वेश्चन पे आ गए। तो बाय डिफॉल्ट ये मुझसे काफी लोगों ने पूछा है कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो ये क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है, इन्होंने एल डिफाइन ही नहीं किया है, ऐसा आप सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, आपको इसमें कोड को देख के पता लगाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने दिए हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहला चीज है कि एल एक नॉन एम्प्टी लिस्ट है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का। एल के कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट तो मिनिमम है ही, और एल के कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। तो नॉन एम्प्टी लिस्ट डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये होता है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही होल्ड कर रहे हैं। In the following snippet of code, terminate without any error after a finite number of iteration of while loop. What will be the output produced by? तो इसका मतलब ये है कि कोई नंबर ऑफ स्टेप्स है, उसके बाद ये कोड टर्मिनेट हो जा रहा है और उसका आउटपुट आपको बताना है। और सबसे बुरी बात ये है कि यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि कितने पे टर्मिनेट होगा, तो आप इसको कैसे करिएगा। और यहाँ पे एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है, जो अगर आप जानते हो तो स्ट्रिंग का एक मेथड होता है रिमूव, तो ये रिमूव कर रहा है यहाँ पे, और ये रिमूव एक्चुअली लिस्ट का भी मेथड है, दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूव्स द लेफ्ट मोस्ट ऑकरेंस ऑफ एक्स इन एल। तो इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास 3 और 3 है और आप रिमूव फंक्शन यूज कर देते हैं 3 के ऊपर, तो जो आपका नया आउटपुट आएगा वो आएगा 3, एक 3 हट जाएगा और लेफ्ट मोस्ट मतलब ये वाला हट जाएगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे लिस्ट डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे 2 ट्रिक है, तो 2 ट्रिक मैं आपको समझा। यहाँ पे देखिए, L is non-empty list of distinct positive integers. L has already been defined. तो ये L defined है, ये आपको पहले ही बोल दिया गया, ये आपको दिया नहीं गया, ठीक। तो एक कॉमन इंटेंशन मेरा ये बोलता है कि अगर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मुझे 1 से लेकर के n तक लेना है, लेकिन मुझे कितने तक लेना है, ये एक सवाल हो सकता है हम लोग के दिमाग में। तो उसके लिए ये कोड को इंस्टिंक्ट हमारा बोलता है चेक करो, बट इसको चेक मत कीजिए, सीधे यहाँ जाइए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज करेंगे तो ऑब्वियसली उसको किसी रेंज में करेंगे, तो वो रेंज क्या होगा हमारा, वो रेंज पता करने के लिए हम लोग यहाँ जाएं। और अगर आप इसको देखिए तो यहाँ रेंज 1 to 11 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ 1 2 अप टू 10 वैल्यू तक है, तो मतलब मेरे लिस्ट में एटलीस्ट 10 वैल्यू तो है। और दूसरा चीज क्या है कि स्टेप फंक्शन है 2, मतलब पहला वैल्यू लेना है, दूसरा को छोड़ना है, फिर तीसरा वैल्यू लेना है, उसके बाद फिर
चौथा को छोड़ना है और फिर पांचवा को लेना है। ऐसे करते 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 हम लोगों को 10 तक जाना है। तो ये हमारा लॉजिक। तो अगर उस तरीके से आप देखिएगा तो आपको हर बार जब भी अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट होगा एल में, तो ये रिमूव पार्टली काम करेगा। अपेंड किस में करना है? एल में। एल क्या है? जो भी आपका लिस्ट बन रहा है यहाँ पे 1 2 3 के बाद, उसके बाद जो भी है उसमें ऐड करते जाना है। और प्रिंट वैल, तो इतना सारा करने के बाद आप वैल देखिए। तो अगर एक चीज गौर कीजिए आप, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा, ये वैल्यू किसी वाइल लूप के फेल होने पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि वाइल लूप के फेल, इफ के बाद तो एल्स आ रहा है। वाइल लूप के फेल होने के बाद ये वैल्यू डायरेक्टली लिंक्ड है इस वाले से। जब ये वाला कोड रन हो जाएगा तब ये वाइल लूप रन होगा। तो वाइल लूप अगर रन होगा तब हम लोग ये सारी चीज करेंगे। बट यहाँ देखिए, वैल 1 प्लस इक्वल टू एक्स, राइट? बिल्कुल सही। तो अब हम लोगों को एक्चुअली करना क्या? फॉर एक्स इन एल, तो एक्स एल में कितने हैं वो सारे चेक करना है। वैल प्लस इक्वल टू एक्स, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब इसका ये होता है वैल इज इक्वल टू वैल प्लस एक्स। तो अब इस कोड को आप जरा गौर से देखते जाइए मैं क्या कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिए कि मैं जो लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो लिस्ट मेरा ये लिस्ट नहीं है, क्योंकि इनिशियली अगर इस लिस्ट को आप सम करते जाइएगा तो आंसर 55 आएगा। बट यहाँ पे जो हम लोग का स्टेप फंक्शन है वो मेरे को एक हिंट दे रहा है कि मेरा जो लिस्ट होगा कि यहाँ पे मेरा पहला वैल्यू 1 हो सकता है, दूसरा वैल्यू 3 हो सकता है, तीसरा वैल्यू 5 होगा, चौथा वैल्यू 7 होगा और पांचवा वैल्यू 9 होगा। अब चूंकि यहाँ रेंज 10 तक ही है और मेरे वैल्यू भी 10 तक ही है, तो इससे ऊपर मैं जा नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर मैं इसके ऊपर जा नहीं सकता तो ऑब्वियसली मेरे लिस्ट ऐड होते चले जाएंगे, बट मेरा जो इनिशियल लिस्ट है वो यही रह जाएगा। इसके अलावा कोई इनिशियल लिस्ट रहेगा नहीं। तो अब मैं अगर इन सबको सम करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 1 + 3 4 + 5 9 9 9 18 18 + 7 25। आंसर होगा 25। अगर इंडीड देखिए आंसर 25 है। तो ये क्वेश्चन पूरा लॉजिकल है। अगर आप इस तरीके से कोड को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई मत कीजिए, उसके बजाय आप ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो पाइथन का पेपर था पिछले टर्म का वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप अपने पूरे के पूरे एग्जाम में अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं आपसे अगली बार। बाय बाय।